अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोलिक प्रेस। तो एक्चुअली इट इज द एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। तो हाइड्रोलिक प्रेस को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पास्कल्स लॉ क्या होता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा पास्कल्स लॉ वाला लेक्चर नहीं लिया तो आप इस वीडियो की प्लेलिस्ट पे जाएं, वहां पर आपको चैप्टर नंबर 7 के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो आप पास्कल्स लॉ वाला लेक्चर ले लें ताकि आपको इस लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आ सके। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं, यहाँ पे मैं उसको समराइज कर देता हूँ। पास्कल ने ये बात कही थी, पास्कल ने कहा था कि जब हम किसी भी लिक्विड, ऐसा लिक्विड जो किसी कंटेनर में है, हम उसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो प्रेशर ट्रांसमिट हो जाता है। कैसे ट्रांसमिट होता है? टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंटेनर इक्वली, कि जितने भी उस कंटेनर के पार्ट्स हैं उन सब में वो इक्वली ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी ऐसे बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, लाइक ऑटोमोबाइल्स वगैरह, व्हीकल्स के अंदर, और हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। इसी जो हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन पास्कल लॉ, इसका सेकंड पॉइंट है, हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हाइड्रोलिक जैक्स वगैरह वो वर्क करते हैं इस प्रिंसिपल पे। हाइड्रोलिक प्रेस जो कि आज का हमारा मेन कंसर्न है, तो एक्चुअली ये भी पास्कल लॉ पे वर्क करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोलिक मशीन्स वगैरह डिफरेंट होती हैं, जिसके अंदर बहुत से उनके पार्ट्स होते हैं जो कि पास्कल लॉ के ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं। अब बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं कि हाइड्रोलिक प्रेस है क्या। अब हाइड्रोलिक प्रेस एक ऐसी मशीन है दैट वर्क्स ऑन पास्कल लॉ, जो कि पास्कल लॉ के ऊपर वर्क करती है। तो चलिए अब हम पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि ये बनी कैसे होती है, और फिर हम वर्किंग की तरफ जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि ये पास्कल लॉ पर कैसे वर्क कर रही है और पास्कल लॉ को यूज करते हुए हम इसे क्या फायदा हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये आपके सामने एक स्कीमेटिक डायग्राम बनी हुई है हाइड्रोलिक प्रेस की। तो इसके अंदर होता ये है कि एक मशीन होती है, इसके दो सिलेंडर्स होते हैं। एक सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो स्मॉल होता है और दूसरे सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो लार्ज होता है, यानी कि डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया होते हैं, एक का स्मॉल एक का लार्ज, ठीक है। और उसके बाद ये जो क्रॉस सेक्शनल एरियाज है इनके ऊपर हमने पिस्टन लगाए होते हैं। अब ये जो स्मॉलर है इसके पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैं स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, आगे जाके जो सिंबल्स होते हैं आगे जाके डेरिवेशन में हमारे काम आएंगे, ठीक है। और उसके बाद इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसको मैं कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो चलिए आप फिर वर्किंग की तरफ आते हैं। तो वर्किंग इसके ऊपर हम कैसे करते हैं कि जिस हमने चीज को प्रेस करना होता है उसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा ग्रेटर फोर्स चाहिए थी, हमें उसको प्रेस करना होता है, उसको हम लार्जर पिस्टन के ऊपर प्लेस करते हैं। जैसे यहाँ पर देखें कि ये लार्जर पिस्टन है और इसके ऊपर मैंने ये ऑब्जेक्ट जो ब्लू शेड के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, ये मैंने वो ऑब्जेक्ट बता रहा हूं मैं यहाँ पर कि जिसको मैंने इसके ऊपर प्लेस किया, ठीक है। इसको मैंने प्रेस करना है। अब फिर हम करते क्या है कि हम यहाँ से एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं फोर्स लगाऊंगा और फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको हम प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, और वो प्रेशर जो है अकॉर्डिंग टू दी पास्कल्स लॉ वो हर पॉइंट पे इक्वली ट्रांसमिट होगा। और जब वही प्रेशर यहां से इधर पहुंचेगा तो अब देखिए यहां पर भी प्रेशर P ही अप्लाई होगा, और जब यहां पर प्रेशर P अप्लाई होगा वो बहुत बड़ी फोर्स होगी। फर्ज करें यहाँ पर जो फोर्स लग रही थी उसको मैं F2 कह रहा हूं डिवाइडेड बाय कैपिटल A, वो इस फोर्स के मुकाबले में बहुत बड़ी फोर्स होगी क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पर भी प्रेशर है और यहाँ पर भी प्रेशर है। तो वो ये बात कह रहा है कि यहाँ पर स्मॉल पिस्टन पर अगर हम बहुत छोटी फोर्स लगाते हैं तो इधर ट्रांसमिट होते होते वो फोर्स बहुत बड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एरिया बहुत बड़ा हो गया, प्रेशर कांस्टेंट रहना है, प्रेशर इक्वल रहना है, ठीक है। तो यही बात कह रहे हैं इसकी वर्किंग के अंदर कि the object that has to be compressed is placed on the larger piston of cross sectional area, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा कैपिटल A, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वो बात करता है कि F1 फोर्स जो कि स्मॉलर फोर्स है जो कि हम लगा रहे हैं वो अप्लाई करते हैं स्मॉल पिस्टन के ऊपर, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे आपको एमसीक्यू भी आ सकते हैं कि जो हम ऑब्जेक्ट टू बी कंप्रेस्ड है जिसको कंप्रेस करना है वो किस पे रखेंगे, बड़े वाले पिस्टन पे, और हम किस पे फोर्स लगाएंगे, छोटे वाले पिस्टन पे। तो वो कह रहा है कि पी प्रेशर जो है ना हमने इसके ऊपर अप्लाई किया है और वहां जाते थे वो पी प्रेशर बन जाएगा
और वो प्रेशर P बनने से क्या होगा कि वो फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब वो फोर्स ज्यादा कैसे होगी, क्योंकि प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो रहा है। तो अब इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव करके देखते हैं। तो देखें, फर्ज करें कि यहां पर मैंने F1 फोर्स लगाई। अब आपको पता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया इक्वल्स टू प्रेशर, यानी कि अगर हम फोर्स को क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिवाइड कर देते हैं तो उस एरिया पर लगने वाला प्रेशर हमारे पास आ जाता है। एक्चुअली मैंने ये प्रेशर को भी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, इसी प्लेलिस्ट के अंदर उसका भी लेक्चर है, अगर आप वो भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो जो प्रेशर है वो फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अब यहां पर देखिए कि जो प्रेशर है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, F1/A। अब वहां पर जाहिर बात है यहां से हमने फोर्स लगे तो ट्रांसमिट होती है, यहां पर भी कुछ ना कुछ फोर्स लगेगी। वो जो लगने वाली फोर्स है उसको मैंने F2 का नाम दे दिया, और यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसको मैंने कैपिटल A का नाम दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो लगने वाली जो प्रेशर मैं कैलकुलेट करूंगा वो F2 डिवाइडेड बाय कैपिटल A हो जाएगा। अब देखिए मेरी बात सुने, यहाँ पर भी जो प्रेशर उसको मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पर भी जो प्रेशर उसको मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि पास्कल ने हमें ये बात बताई है कि जितना प्रेशर इस पॉइंट पे लगेगा उतना ही प्रेशर उस पॉइंट पे लगेगा, क्योंकि वो इक्वली ट्रांसमिट होगा विदाउट एनी लॉस। ये उसकी स्टेटमेंट में वर्ड्स उसने यूज किए थे। तो मतलब यहां पर भी मैं P प्रेशर कह रहा हूं, तो यहां पर भी कितना प्रेशर कहूंगा, P। इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह लेते हैं। इक्वेशन की अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो तो राइट हैंड साइड भी बराबर। तो अब यहां पर मैं क्या करूंगा कि इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करके ऐसे लिख लूंगा F2 डिवाइडेड बाय कैपिटल A, जो कि इसका इतना पार्ट है, और F1 डिवाइडेड बाय स्मॉल a, जो कि इसका इतना पार्ट है। इन दोनों को मैंने सामने सामने इक्वेशंस को लिख लिया। अब जब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐसे लिखा तो जो A है कैपिटल A इधर डिवाइड और इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। जब ये इधर आके मल्टीप्लाई हुआ है तो मेरे पास कुछ इस तरह भी अरेंज्ड फॉर्म में इक्वेशन बन गई। यहां पर ये जो ये वाला फैक्टर है ये जरा काबिल गौर है। देखिए F1 के साथ अगर मैं इस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास F2 आ जाएगा। अब वो ये बात कह रहा है कि ये वाला जो फैक्टर है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का रूल है कि जब हम किसी बड़ी चीज को, किसी बड़े नंबर को छोटे नंबर पर डिवाइड करते हैं तो रेशियो उनकी हमेशा ग्रेटर देन 1 ही आती है। जैसे सपोज दैट आप 5 है, 5 को आप 1 पे डिवाइड करें 5 आ जाएगा, 5 को आप 2 पे डिवाइड करें 2.5 आ जाएगा, 5 को आप 4 तक डिवाइड कर लें आपके पास जो आंसर है वो ग्रेटर देन 1 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो कैपिटल ए है ये लार्ज था, बड़ा था, और स्मॉल ए छोटा था, तो इनकी रेशियो क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। और जब हम किसी भी चीज को ग्रेटर देन 1 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो इंक्रीज हो जाता है। तो यही बात कह रहा है कि इस इक्वेशन के मुताबिक जो F2 होगी इट विल ग्रेटर देन F1। ये F2 जो है वो F1 से ग्रेटर होगी, क्योंकि F1 को हम किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब कि F2 जो है वो F1 से ग्रेटर हो जाएगी। अच्छा, इसी वर्किंग प्रिंसिपल को हम फोर्स मल्टीप्लायर भी कहते हैं, क्योंकि हम इससे फोर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट हाइड्रोलिक प्रेस। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक छोटी सी अपनी तरफ से ना आपको एक एग्जांपल डिस्कस करके बताता हूँ, और फिर वहां से आपको बहुत बेहतरीन अंदाज में समझ आ जाएगी कि हम फोर्स को कैसे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। आप देखिए, फर्ज करें कि यहाँ पर मेरे पास एक हाइड्रोलिक प्रेस ही है, ठीक है, और उस हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर यहाँ पर मैंने वो ऑब्जेक्ट प्लेस किया है जिसको मैंने प्रेस करना है। ठीक है, और ये बड़े वाला एरिया हो जाएगा और ये छोटे वाला एरिया हो जाएगा, इसको मैं स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करूंगा। यहाँ से मैं फर्ज करें कि F1 जो है ना वो 10 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ, और जो स्मॉल एरिया है ये 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पर जो बड़े वाला एरिया है इसको मैं कहता हूँ चलो ये 20 मीटर स्क्वायर का है, यानी कि मैंने कहा था कि ये स्मॉल एरिया छोटा होगा, जो बड़े वाला एरिया कैपिटल है वो बड़ा होगा। ठीक है, तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो लगने वाली F2 फोर्स है वो कितनी है। अब मैं फॉर्मूला के मुताबिक अगर इसको सॉल्व करना चाहूँ तो F2 जो है वो किसकी इक्वल होती है, वो कैपिटल A डिवाइडेड बाय स्मॉल a मल्टीप्लाइड बाय F1। अगर मैं इनकी वैल्यूज पुट कर दूं जो मैंने आपके सामने अभी एग्जांपल डिस्कस किया है, तो ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा जो कैपिटल A है वो 20 मीटर स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 1 मीटर स्क्वायर, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है F1 के साथ जो कि हमारे पास है 10 न्यूटन। 20 डिवाइडेड बाय 1 20 आ जाएगा, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 200 आ जाएगा। तो F2 जो है वो हमारे पास कितना आ गया, 200 न्यूटन, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू 10 न्यूटन, यानी कि जो F1 थी।
इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि हम लगने वाली जो फोर्सेस हैं हम उनके जस्ट पिस्टन्स की रेशियो को काम ज्यादा करके, यानी कि एक पिस्टन छोटा बना ले एक पिस्टन बड़ा बना ले, हम छोटी से छोटी फोर्स को बड़ी से बड़ी फोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग पास्कल्स लॉ। एंड दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ hydraulic press. Okay students, that's all about hydraulic press. If you think that this video is informative for you, then please share my videos to other students, like this video, subscribe my channel, और कहीं पर भी आपकी कम्युनिटी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब तक आप मेरी वीडियोस को शेयर किया करें। और अगर कोई सजेशन हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, feel free to ask in comment section. Thank you so much.